अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज की चर्चा राजनीतिक है और एक जुमला आप सबको बहुत सुनाई देता होगा। अब ये जुमला है या सच्चाई, इसका फैसला आज डिबेट में हो जाएगा कि फला पार्टी बीजेपी की बी टीम है, फला पार्टी बीजेपी से मिली हुई है, फला पार्टी बीजेपी के लिए बी टीम की तरह काम करती है। और ऐसे आरोप कांग्रेस के अलावा हर पार्टी एक दूसरे पे लगाती है। रिसेंट मामला, रविवार को अखिलेश यादव ने सीतापुर में एक स्टेटमेंट दिया कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है। किसकी? बीजेपी की। तो बीएसपी ने भी देरी नहीं की, फौरन आरोप लगाया समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। तो कौन कौन बी टीम है, मैंने सोचा आज इसकी थोड़ा चर्चा की जाए और बी टीम वालों का चेहरे बेनकाब किए जाने चाहिए। आज की हमारी परिचर्चा इस विषय पर केंद्रित है। बहन भाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत ही दिलचस्प है और यहाँ एक आरोप है जो बड़ा कॉमन है कांग्रेस को छोड़कर। फलानी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, फलाना दल बीजेपी से मिला हुआ है। रिसेंटली 2-3 स्टेटमेंट बहुत पॉलिटिकली चल रहे हैं। एक स्टेटमेंट एमआईएम के बारे में है, हालांकि मैंने आज आसिम वकार को बुलाया लेकिन वो आए नहीं डिबेट में। उनकी पार्टी पे आरोप है कि बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी को जिताने के लिए काम करते हैं, पहला आरोप। दूसरा, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी पर लगातार ये आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी के हिसाब से कैंडिडेट तय करती है। और ये बड़ा आरोप किसने लगाया? खुद समाजवादी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने, जो 2019 में बीएसपी के साथ अलायंस पार्टनर भी थे। उनका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के टिकट बीजेपी कार्यालय से तय होते हैं। बीजेपी कार्यालय तय करता है कि बीएसपी का कौन सा प्रत्याशी कहां खड़ा होगा। और अखिलेश यादव कहते हैं कि बीएसपी के कैंडिडेट खुद जीतने के लिए नहीं, समाजवादी पार्टी को हराने के लिए खड़े किए जाते हैं। सामान्य तौर पर अखिलेश यादव मायावती के खिलाफ या बीएसपी के खिलाफ ऐसा बोलते नहीं थे, लेकिन आजकल हमलावर हैं और सीधे आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव के इन आरोपों की सच्चाई क्या है? हमें इसकी विस्तृत समीक्षा करनी चाहिए, इस पर चर्चा भी करनी चाहिए। क्या ये आरोप वाकई में सच हैं या फिर बीएसपी के खिलाफ कोई प्रोपोगेंडा है या फिर ये बीएसपी को बदनाम करने की कोशिश है? और भी दलों पर आरोप लगते हैं। अब जैसे तुरंत ही बीएसपी की तरफ से आरोप लगा समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। अब इसका खुलासा, वैसे कांग्रेस भी हर किसी पे आरोप लगाती है, ये बी टीम, ये बी टीम। अब इसमें 2 दल हैं जिनको ये आज नाम खुलासा कर देना चाहिए कि कौन है जो बीजेपी की बी टीम है। या तो वो बीजेपी वाले जानते हैं और या कांग्रेस वाले उनके नाम सार्वजनिक कर दें। लेकिन अखिलेश यादव के इस स्टेटमेंट के मायने बड़े हैं क्योंकि वो डायरेक्ट अटैक से बचते थे, लेकिन आजकल वो बीएसपी पर खासे हमलावर हैं। विधानसभा चुनाव में सरप्राइज अटैक के बाद उन्हें ये बात समझ में आ गई कि बीएसपी उनकी राह में बड़ा रोड़ा बन गई है। अगर समाजवादी पार्टी के 100 से ज़्यादा कैंडिडेट परास्त हुए हैं तो उसका बहुत बड़ा कारण बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे, क्योंकि या तो सजातीय खड़े किए या माइनॉरिटी के अधिक से अधिक वोट काटने के लिए प्रत्याशी खड़े किए गए। ऐसे आरोप लगते रहे। इन आरोपों का राजनीतिक निहितार्थ क्या है? बीएसपी वो पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में 2012 तक हुकूमत में थी और जलवेदार हुकूमत में थी। बीएसपी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, बड़ा दल है। और बीएसपी 90 के दशक से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत पार्टी रही है, बहुत ही ताकतवर पार्टी रही है। मायावती या किसी के समर्थन से या अपने दम पर 1, 2, 3 बार नहीं, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, 4 टाइम्स। तो कौन कौन आजकल बीजेपी की बी टीम बना है और इन आरोपों में सच्चाई कितनी है? क्या बीएसपी वाकई में बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है और उसके पार्टी के कैंडिडेट के टिकट बीजेपी के कार्यालय से बंट रहे हैं? या फिर बीएसपी के लिए आरोप लगा देना सबके लिए आसान काम हो गया है कि सारा तोहमत बीएसपी पे डालो और निकल लो? मायावती सामान्य तौर पर सामने से लड़ती नहीं है, बयान जारी हो जाते हैं। लेकिन इस बार आकाश आनंद जो मायावती के भतीजे हैं और
पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने कुंठा में ये आरोप लगाए, उनके हार का कारण उनके चाचा और उनका तानाशाही अंदाज। तो आज की परिचर्चा में हम खोजेंगे कि बीएसपी की बी टीम कौन कौन, बीजेपी की बी टीम कौन कौन है। ये आरोप सच हैं या फिर आरोप मनगढ़ंत हैं या फिर हारने के लिए सेफ एग्जिट किया जाता है और बीएसपी सबके लिए एक पंचिंग बैग बन गई है कि अपनी नाकामी बीएसपी पे फोड़ना। क्या कारण है, हम सभी पहलुओं पर आज विस्तृत चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे, इसको डिकोड करेंगे कि शायद डिबेट में पता चल जाए कौन किसकी बी टीम है, तो थोड़ा आपके लिए भी आसानी होगी। कुछ स्टेटमेंट सुने आप खुद बताइए कि बी टीम बीजेपी की कौन है। सोचो आप, उस बी टीम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कहां से तय होते हैं। देखो, ये जो भी कुछ कार्यकर्ता ने कहा या जिस जनता ने कहा, ये वो है, वो समझदार है, वो जानता है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होते हैं। वो जीतने के लिए तय नहीं होते हैं, वो इसलिए तय होते हैं कि समाजवादी पार्टी आगे न बढ़ जाए। देखिए, अभी तो यही आरोप लगाए हैं श्री अखिलेश यादव जी। 2024 का रिजल्ट आने के बाद कहेंगे कि वो चाचा शिवपाल जी से मिलकर के समाजवादी पार्टी का सब टिकट फाइनल कर दिए, इसलिए साइकिल पंचर हो गई। बीएसपी पे जो बार बार आरोप लगाते हैं कि बीएसपी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम अगर है तो कोई समाजवादी पार्टी है। सारे प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं और उसका एग्जीक्यूट अखिलेश जी करते हैं। समाजवादी पार्टी के आरोपों का जवाब बहुजन समाज पार्टी को देना चाहिए। पहले भी तमाम किस्म के आरोप लगते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से उनकी निकटता और संलिप्तता पिछले चुनाव में लगातार देखी गई है। तो निश्चित तौर पर मायावती जी को इन सारे आरोपों का जवाब देना चाहिए। तो आज की परिचर्चा है बड़ी दिलचस्प। मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से, धर्मवीर चौधरी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कालीचरण स्नेही जी हमारे साथ मौजूद हैं, दलित समाज के जाने माने चिंतक मनोज काका और अंशु अवस्थी। बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में धर्मवीर चौधरी जी भी जुड़ने वाले हैं। तो ऐसा करते हैं, बीजेपी से ही पूछ लेते हैं कि उनकी बी टीम कौन कौन सी है और इस झंझट से मुक्ति पाते हैं, ताकि ये डिबेट बहुत लंबी चले, हर कोई अपनी राय रखे। तो मनीष शुक्ला के पास एक लिस्ट है जिसमें उनको पता है कि बीजेपी की बी टीम कौन कौन है। तो मनीष शुक्ला अभी खुलासा करेंगे और ये आपको बताएंगे कि उनकी बी टीम कौन कौन सी है। मनीष जी, इस डिबेट का पटाक्षेप मैं चाहता हूं कि आज आप खुद ही कर दें ओपनिंग स्पीच में और ये बात बता दें कि आपकी बी टीम कौन से है, विवाद खत्म। देखिए, बिल्कुल, देखिए ब्रजेश जी, एक पुरानी कहावत है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अपनी हार का ठिकरा कहीं न कहीं फोड़ना है और ये अखिलेश जी 2014 से कर। मैं दो तीन कुछ जगहों के चुनाव के बारे में आपको बता दूं। आज अखिलेश जी ने कह दिया कि बीएसपी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। यही समाजवादी पार्टी जब बिहार में चुनाव लड़ रही थी तो कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। शिवपाल यादव जी अभी कुछ दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी की बी टीम थे, अखिलेश यादव उनके पूरे प्रवक्ता कहते थे। असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है और हैदराबाद में उनको चुनौती भी केवल बीजेपी ही देती है। अभी मेघालय में चुनाव हो रहा था तो राहुल गांधी ने कहा कि टीएमसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस ने कहा आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कांग्रेस को कहा कि बीजेपी की बी टीम। तो यही तो बता दो कि कौन कौन आपकी बी टीम है, झंझट खत्म हो। मैं बता रहा हूँ, यही आगे उसी का विश्लेषण कर रहा हूँ। देखिए, राजनीति दरअसल गणित का खेल नहीं है, राजनीति केमिस्ट्री है। 1+1 इक्वल टू राजनीति में 2 ही नहीं होता है, 11 भी हो जाता है, 0 भी हो जाता है। जैसे 2019 में सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ी, नतीजा क्या निकला सबके सामने है। 2 लोकसभा का चुनाव अगर उठा के अखिलेश यादव देख लें तो निश्चित रूप से वो गलतफहमी उनकी दूर हो जाएगी कि वो जनता उनको हरा रही है। आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है तो सपा हार जाती है। उसी समय रामपुर के चुनाव में बीएसपी नहीं लड़ती है तो भी सपा हार जाती है। अर्थात जो इन्होंने कुकर्म किए हैं, जो इन्होंने
जनता को छला है, जो अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था पिछले 20-25 सालों में समाजवादी पार्टी ने, आज जब नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक नेतृत्व मिला है देश में, योगी जी के रूप में प्रदेश में नेतृत्व मिला है, तो सपा और अखिलेश यादव को तो बीएसपी के बारे में आप क्या धारणा रखते हैं? वो कैसी पार्टी है? मैं 1 मिनट में, ये भी जरूरी है सुनना, जरूर अगर समय दीजिए तो मैं बोल दूं। हाँ, कि अखिलेश यादव जी जो दरअसल आत्मविश्लेषण नहीं करना चाहते, जो ओरिजिनल है हार का कारण, उस पे नहीं जाना चाहते। 2012 में चुनाव किसने लड़ाया था? श्री मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव ने। सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री बन गए थे धोखे से। 14, 17, 19, 22 कितना चुनाव इनके नेतृत्व में लड़ा। कोऑपरेटिव, नगर निगम, पंचायत, सभी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो ये आरोप आप खारिज करते हैं कि ये लोग बीएसपी, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो बीएसपी हैं या दूसरे दल, ये आपकी बी टीम नहीं है? ना, हमको खारिज हम क्यों करें या हम उसको माने क्यों? दरअसल देखिए, जो मूल विषय है कि जनता इन सभी दलों को खारिज कर चुकी है। जनता की अदालत में खारिज हो रहे हैं, चाहे साथ लड़े हो, कांग्रेस हो, सपा साथ लड़ी तो भी हार गई, बसपा सपा साथ लड़ी तो भी हार गई। तो ये तो खारिज हो चुके हैं, साथ लड़के, अलग अलग लड़के। अब चूंकि अखिलेश जी को लगता है कि हम जिम्मेदारी ले लेंगे तो हमारे नेतृत्व पे सवाल उठेगा, तो कभी शिवपाल जी के ऊपर, कभी बसपा के ऊपर, और कभी ईवीएम के ऊपर, कभी चुनाव आयोग के ऊपर। आपकी पार्टी का बीएसपी में कोई इंटरेस्ट है? हमारा इंटरेस्ट क्यों रहेगा? हम तो ये कहते रहे, अभी शाह जी, आदरणीय योगी जी, नरेंद्र मोदी जी, सबने कहा, सभी मंचों से कहा कि हम चाहते हैं कि सभी दल एक बार एक साथ खड़े हो जाए। हम 50%। बहुत शुक्रिया आपका। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। बहुत शुक्रिया मनीष जी। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मनोज काका मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। मनोज जी, शुक्रिया आपका। एक टाइम तो आप लोग अलायंस में थे 2019 में। आज आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स के टिकट बीजेपी ऑफिस से तय होते हैं, वो भी सपा को हराने के लिए। अगर इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं तो आपकी पार्टी को बीएसपी के खिलाफ एविडेंस दिखाने होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। जो आपका सवाल है वाजिब सवाल है कि कोई भी अगर हम बात कह रहे हैं तो उसके समक्ष तथ्य प्रस्तुत करने होंगे, और समाजवादी पार्टी ने तो अनेक बार तथ्य प्रस्तुत किया है। आज करो। आपको अभी अगर मैं बता दूं, क्या बसपा बहुजन समाज पार्टी ये बता सकती है कि जिस वर्ग का वो नुमाइंदगी करती है, जिस वर्ग को ये कहती है कि वो हमारा कैडर है, उस वर्ग के लिए विगत 10 सालों में, 1-2 दिन में नहीं कह रहा हूँ, बसपा जो 2012 तक इस प्रदेश में सत्ताधारी थी, आज वह उत्तर प्रदेश की सदन में अगर उसके विधायकों की संख्या से देखें तो सबसे छोटा दल है। वोट शेयर भले उसका 12% है, लेकिन अगर विधायक की संख्या से देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा दल, अगर एक विधायक वाला कोई दल है तो बहुजन समाज पार्टी है। जो बहुजन समाज पार्टी दलितों के, वंचितों के, आपने तो देखा होगा समाजवादी पार्टी एक जगह गांव स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर के, और आपने कई बार खबरें दिखाया, हमेशा समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम करती है और दलित दमित के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उसके अधिकार कैसे सुरक्षित रहें, इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। लेकिन बसपा कहां है? अब बसपा को पूरी अपनी खींच इस पर निकालनी है, पूरा उसका जो विमर्श है राजनीति का, वो चूंकि उत्तर प्रदेश का दलित के साथ साथ पूरे देश का दलित ये समझ रहा है कि बसपा का पूरा जो विमर्श है वो ये है कि समाजवादी पार्टी कैसे हार जाए, और वो कहां से तय होता है? वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से तय होता है। आपने चुनाव के दरमियान दिखाया कि बसपा के किस तरह से प्रदेश अध्यक्ष पैसे लेकर के और किस किस तरह से टिकट का कहां फाइनल हुआ। जो बसपा के खिलाफ बात बोलनी पर आप अभी तक की अपनी स्टेटमेंट में एक भी एविडेंस नहीं दे पाए हैं जिससे ये आप साबित कर सकें कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। मैं आपसे एविडेंस मांग रहा हूं कि आप अगर मायावती उनकी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, आपके पास एविडेंस होना चाहिए। आप एविडेंस दीजिए साहब। अब एविडेंस कितना लेंगे आप? आपने तो कोई एविडेंस रखा नहीं, सब सुन रहे हैं। एविडेंस आजमगढ़ का, एक एविडेंस दीजिए ना। आप आजमगढ़ का लीजिए। आजमगढ़ में आप ये बताइए कि जो पार्टी अभी चुनाव हुआ है, विधानसभा में एक सीट जीती है, वो पार्टी लोकसभा में जब ये कहती है कि हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी रुके, तो क्या यह सच नहीं है कि वहां सिटिंग सांसद माननीय अखिलेश यादव जी थे? वहां बसपा ने अपना प्रत्याशी उतार करके, और उनका वोट शेयर कम हो गया, उनके पास एक विधायक बचा,
ये सबके पास बढ़ते घटते रहते हैं, ये तो राजनीति का खेल है। मैं कह रहा हूँ एविडेंस दीजिए। एविडेंस कि मैंने इतना दिया तो बड़ा आपको। आरोप क्यों एविडेंस लगाया? मैंने आपको दिया तो जहां समाजवादी पार्टी का माइनॉरिटी का कैंडिडेट रहेगा वहां बसपा माइनॉरिटी लड़ाएगी। ओके। बसपा आप एक जगह नहीं, आप उत्तर पश्चिम, यही एविडेंस, इसीलिए तो मांग रहा हूं, एविडेंस बोलो। गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक देखिए। मनीष जी रुकिएगा। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आदरणीय बहन जी एक शब्द नहीं बोलती, उनका ओके। सारा खींच समाजवादी पार्टी के खिलाफ निकलता। मैं उनसे जानना चाहूंगा बहुत अदब के साथ कि बहन जी, उत्तर प्रदेश और देश की सरकार में समाजवादी पार्टी नहीं है, हम तो आपका स्वागत करना चाहते हैं। आइए जातिगत जनगणना के सवाल पर आइए, क्यों नहीं दलितों पिछड़ों को इस देश के सरकारी संस्थानों से लेकर शैक्षणिक संस्थानों में क्यों नहीं भागीदारी अभी तक सुनिश्चित की गई? आप एक इस पर एविडेंस आइए, दे आप पाए कि ये आंदोलन करिए। माइनॉरिटी के या सजातीय प्रत्याशी खड़ा करके आपका वोट काटते हैं, यही एविडेंस है? अरे ये एक नहीं है साहब, वो गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक कम से कम 150 से 200 एविडेंस है। ओके। और आप कहें तो सबका मैं नाम ले लूं? नहीं, कुछ एक बता सकते हो? कोई मैंने ऐसी बता बात दिया कुछ एक आपको। नहीं। ओके, तो अब ये तय है कि आप लोग खुलकर लड़ेंगे बीएसपी से? नहीं, हम क्योंकि आपके नेशनल देखिए, प्रेसिडेंट ने हम ओपन खुल के फोरम पे देखिए, स्पीच बहुत दी। साफ, अब तक बहुत- आप लोग बचते थे मायावती पे कुछ बोलने से। बहुत साफ आदरणीय बहन जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर अखिलेश यादव जी के पूरे राजनीतिक विमर्श को देख लीजिए तो नरेंद्र मोदी जी की तरह ओछा बयान नहीं देते। बहुत जिम्मेदारी से बात भैया, कर रहा हूं। बीएसपी वाले तो मैं- आपको भी मैं- बी टीम मैं- कह रहे हैं। बहुत सुना आपने जिम्मेदारी से- उमाशंकर किसी सिंह का के स्टेटमेंट? खिलाफ उन्होंने कभी वो भी कह रहे हैं एक आप बी टीम हो, वहां से स्क्रिप्ट आती है आपके लिए। एक भी शब्द किसी को हम लोग व्यक्तिगत नहीं बोलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का दलित, उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग और प्रगतिशील सोच का सवर्ण भी ये जानता है कि उसकी बहुत हक और शुक्रिया। अब आप हिस्सेदारी वेट कैसे करिए और निश्चित करारे होगी, जवाब तो के लिए समाजवादी तैयार पार्टी रहिए। में होगी। अब करारे जवाब के लिए तैयार रहिए। बड़ी देर से भरे हुए अंदर से धर्मवीर चौधरी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे, जुड़ चुके हैं मेरे साथ। चौधरी जी शुक्रिया आपका। ये आजकल बड़े ओपन स्टेटमेंट आ रहे हैं और स्पेशली मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का स्टेटमेंट ज़रूर सुना होगा, जिसमें वो मायावती और आपकी पार्टी यानी बीएसपी के लिए कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी की बी टीम है और आपकी पार्टी के कैंडिडेट बीजेपी कार्यालय से तय होते हैं, और वो भी जीतने के लिए नहीं, सपा को हराने के लिए। ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं जवाब देता हूं एविडेंस के साथ में। आपने अभी मनोज काका से सबूत के साथ मांगे थे ना, तो ये तो कोई सबूत दे नहीं पाए क्योंकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष फालतू बात कर रहे हैं और ये काका भी फालतू बात कर रहे हैं। मैं देता हूं एविडेंस आपको। इनके प्रत्याशी कहां से तय होते हैं ये माननीय मुलायम सिंह जी बता गए थे मोहन भागवत जी के कान में। कह गए थे कि नागपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नागपुर से तय होते हैं आरएसएस के कार्यालय से। और पूर्व में मोहन भागवत जी का और मुलायम सिंह जी का जो गठजोड़ था उसको आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव के पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मोदी जी को आशीर्वाद दिया था लोकसभा में कि मुझे मोहन भागवत जी ने आपको आशीर्वाद देने के लिए कहा है कि आप भागवत जी के दोबारा पीछे क्यों पड़ प्रधानमंत्री गए? बने। वो कहां से आ और गए? वो बने थे। नहीं, मैं भागवत जी के, मैं आपको अभी चित्र समेत दिखा दूं कि वो कान में मोहन भागवत जी के क्या कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी फोटो में बैठे हुए। ओके। और दूसरी बात, इसके अलावा ये आज का गठजोड़ नहीं है। हमने तो मुलायम सिंह जी को पहली बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था। बहुजन समाज के लोगों ने पूरी ताकत लगा करके इनको, माननीय काशीराम साहब ने और माननीय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, लेकिन ये जो है सत्ता चला नहीं सके क्योंकि ये कठपुतली है आरएसएस की, ये कठपुतली है बीजेपी की। 2000 ये आपको कब पता चला कि ये आरएसएस और बीजेपी की कठपुतली है? ये आपको कब ज्ञात हुआ? मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं। मैं अभी पहले एक जवाब दे दूं फिर मैं इसका सर जवाब ये भी देता हूं बता दो आपको। जरा कि कब जब पता हमारी चला? तीसरी बार की सरकार थी, मैं बता रहा हूं आपको, मैं बताता हूं आपको, मैं बता रहा हूं, मुझे 10 सेकंड का टाइम दीजिए। जब हमारी तीसरी बार की सरकार थी तो बीजेपी के केसरीनाथ त्रिपाठी विधानसभा अध्यक्ष थे। उन्होंने बसपा की सरकार को गिरा करके और समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाने का काम किया था। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। ये बीजेपी का आरएसएस का गठजोड़ था जो आज तक चल रहा है। अभी मुझे एक प्रवक्ता मिल गए इनके, एक डिबेट के बाहर टीवी चैनल पर किसी पर, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे नेताजी ने कहा है
कि जो है अब इनके हमको गठबंधन की आस बहन जी से लग नहीं रही है, हमने बहुत प्रयास कर लिए। और वो बोले, मैंने धर्मवीर भाई आपसे भी कहा था, आपने भी प्रयास किए, लेकिन अब जो है नेताजी ने कहा है, अखिलेश जी ने, कि जो है अब हमको दूसरा रूप धरना पड़ेगा। अब हमारा जो गठजोड़ होगा वो अंदर खाने बीजेपी से होगा और हम बीएसपी को आगे करेंगे। सर मैं फिर तो दोबारा ये इनका पूछ रहा हूं, दोहरा चरित्र ये है। आपको कब पता आज चला मुस्लिम कि ये लोग समाज के आरएसएस के कठपुतली हैं जी। और बीजेपी के इशारे पे सपा काम करती है, ये कब ज्ञात हुआ आपको? ये तो देश की जनता, प्रदेश की जनता समय समय पर, इनका आचरण समय समय पर, अभी जो है ये जो है एक दूसरे को जो है तलवार भांज रहे थे विधानसभा में। चौथी बार और पूछ दूसरे रहा हूं ही कि चित्र कब में कब उसी ज्ञात दिन हुआ शाम आपको? को जो है ये खाना किस खा रहे वर्ष थे। आपको ये पता खाना चला खा कि रहे ये थे। आरएसएस की कठपुतली हैं? मैं क्या कह रहा हूं, एक उदाहरण नहीं है ब्रजेश जी, ये तो सैकड़ों उदाहरण है, भरे पड़े हैं। मतलब एक बार थोड़ी है। सर जब सब इनका पता दोहरा था चरित्र क्या है कि ये आरएसएस की कहेंगे कठपुतली अम्बेडकरवादी है, ये और बीजेपी की लोहियावादी बी साथ टीम आ है जाए और नागपुर से इनके दूसरे टिकट ही तय पल। होते हैं, तो 2019 में इनके साथ अलायंस क्यों किया था? ये भी आपकी राजनीतिक शुचिता मैं पर बता सवाल देता हूं आपको। खड़े करता है। नहीं, मैं ब्रजेश जी, मुझे बोलने दीजिए, मैं बताता हूं आपको। जब इनके कई सारे प्रवक्ताओं ने मुझे अप्रोच करी कि आप गठबंधन की बात करिए, आप गठबंधन की बात करिए, और नहीं तो जो है कैरियर खराब हो जाएगा अखिलेश जी का। मैं आपको तो बहन जी चुनौती ने जब देता हूं सख्त कि उन आदेश कर दिया कि प्रवक्ताओं हम के आप किसी से नाम लेके गठबंधन नहीं बताइए करेंगे। कि किसने आपसे कहा गठबंधन करा दो। मैं आपको चुनौती देता हूं कि नाम बताओ। ये जानते हैं ये मनोज, आप बताओ, अरे नाम तो लेके आपको बताओ। देखिए नहीं उनका जानता वो कैसी बेचारे बात पार्टी है? से आप निकाल नहीं, दिए एक सेकंड जाएंगे। रुक जाओ, मैं बात कर रहा हूँ। पार्टी मनोज से जी निकाल दिए जाएंगे। मनोज जी बीच में नहीं, अरे मनोज जी बीच में नहीं, मैं इनको मनोज जी पार्टी से बीच में निकाल नहीं, दिए जाएंगे रुक बेचारे जाओ, वो। आज सब भेद खुल जाएगा। वो रुक जाओ, रुको पार्टी से रुको निकाल दिए रुको, आज जाएंगे। सबकी खुलेगी। आप ना उनके ना, पेट एक पे सेकंड क्यों रुको। लात मार रहे हो ब्रजेश जी? आप चौधरी जी नाम बताओ, किसने आपसे ब्रजेश कहा जी, था? आप उन बेचारे प्रवक्ताओं के सुनिए, मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा तो खिलाफत जो है ना, जो इनके दो चाचा है ना, एक तो अंदर से आपसे पार्टी को किसने तोड़ रहे अप्रोच थे, किया था ये बता दो। और एक बाहर उस से प्रवक्ता पार्टी का पे- नाम बताओ जिसने आपसे अप्रोच किया रिसेंटली मैं- अभी कि इनका गठबंधन कराओ। आपको नाम लेना चाहिए, वरना लोग कहेंगे चौधरी जी असत्य वाचन करते हैं। ब्रजेश, और मैं चुनौती देता हूं आपको। ब्रजेश जी, उन्होंने मुझसे 3 वचन लिए थे कि मेरा नाम नहीं बताना। तो मैं उनके अपने 3 वचनों का धर्म निभाऊंगा, क्योंकि मेरा दोहरा चरित्र आप नहीं है। निभाइए, मैं समझ गया। और उनके पेट पे क्यों लात मार रहे हो आप? नहीं, ठीक बात है। क्यों पेट पे लात नहीं, मार कोई रहे हो बात नहीं, उनके? मैं कोई जबरदस्ती किसी को थोड़ी कह रहा हूं कि इनका नाम बीजेपी ले का लो। और समाजवादी पार्टी का जो गठजोड़ है, समाजवादी पार्टी और अंशु बीजेपी अवस्थी। और आरएसएस का जो गठजोड़ है, बहुत शुक्रिया धर्मवीर वो जी, जग मैं जाहिर डिबेट है। के दूसरे आज राउंड में आपके मुस्लिम बाकी समाज विचारों के को लोगों ने सम्मिलित पूरी करूंगा। ताकत लगा करके बहुत हिंदुस्तान धन्यवाद का काम आपका। किया। अब मैं चाहता हूं कि लेकिन वो ठगे गए। और भी पार्टी के पक्ष आजम खां और अब्दुल्ला आजम की क्या हालत हुई? बहुत इनके कारण? शुक्रिया। मैं चाहता हूं आप कांग्रेस के विचार भी अपने बारे में सुने। अंशु अवस्थी, शुक्रिया। ये बताओ, आपकी पार्टी भी कहती है फलाने बी टीम है, बीजेपी की फलाने बी टीम है। यूपी में ये मनीष शुक्ला की पार्टी की बी टीम कौन कौन सी हैं, उनके नाम आज आप सार्वजनिक कर दो और सबको बेनकाब कर दो। देखिए ब्रजेश जी, मैं जो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी, बसपा के साथी और उनके शीर्ष नेतृत्व इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो मैं तो इतनी ही बात कहूँगा कि दोस्ती दुश्मनी जम के करो, लेकिन इतनी गुंजाइश रहे कि जब मिलें तो शर्मिंदा ना हो, आँख में आँख डालकर बात कर सकें। और इस समय सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो विपक्षी एकता की ज़रूरत है। इस देश के संविधान को बचाने की ज़रूरत है, नौजवानों के मुद्दों पर लड़ने की ज़रूरत है, जिसको भाजपा सरकार तानाशाही से समाप्त कर रही। 16 पार्टियां लगातार, 16 पार्टियां विपक्ष की मांग कर रही हैं जेपीसी की, अडानी को लेकर मांग कर रही कि उत्तर प्रदेश में आखिर बेरोजगारी, महंगाई कब समाप्त होगी, जो सरकार ने वादे किए थे वो कब होंगे। और यहां पर जिस तरीके का ये द्वंद्व चल रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो फिर से कहेंगे कि दोस्ती दुश्मनी जम के करो, लेकिन इतनी गुंजाइश बनी रहे। इस समय आपकी सबसे पार्टी ज्यादा भी तो महत्वपूर्ण मुंह तो भर भर जनता के के दूसरों मुद्दे पे हैं। आरोप लगाती है। आज तो आप एकदम ऐसे बने होली काऊ जैसे पवित्र गाय कि आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। नहीं ब्रजेश जी, आप यही कांग्रेस है, सबको गरियाती है आम आदमी पार्टी ब्रजेश जी को, देखिए, सबको आप कहते हो कि इनकी बी टीम, ये बी टीम। ब्रजेश जी देखिए, आज आप जो ऐसे लोग- पेश आ रहे हो जैसे इन सब के चौधरी और सब में आप वो चाहते हो, ब्रजेश जी देखिए, सुलह हम चाहते हो। किसी के चौधरी नहीं, हम तो ये अनुरोध करते हैं। और देखिए कौन किसकी बी टीम है,
ये जनता हमेशा हर चुनाव में तय करती चली आई है। प्रत्यारोपण चल रहा है, जो लोग चुनाव में गठबंधन में थे, हमने भी गठबंधन किया था, लेकिन हम इस तरीके के आरोप नहीं लगाते। हम फिर से वही बात कर रहे हैं कि देश का अर्थव्यवस्था, तो आप एक लाइन में तो ये बात कह सकते हैं देश के गोल गोल घुमाने के बजाय कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है या नहीं, सिंपल सी बात है। जनता तय करती, जनता तय करती। आप हम चाहते नहीं हैं, बोलोगे? हम चाहते हैं जो भी विपक्षी दल हैं वो इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस तानाशाह सरकार को कैसे हराया जाए, ना कि एक दूसरे की बी टीम की रिश्तेदारी खोलने का समय नहीं है। सवाल, रिश्तेदारी नातेदारी खोलने का ये समय नहीं। बी टीम है कि सी टीम है कि डी टीम। बड़ी पवित्र बातें करने लगे हैं, बहुत तब्दीली है। ये एमआईएम वाले बी टीम है या नहीं है? देखिए सीधी सी बात है, जो हैं वो हैं, ये हैं जो हैं वो बिल्कुल हैं। ओके, अब एक सेकंड और रुक जाओ, तसल्ली रुको। ये आम आदमी पार्टी वाले ये बी टीम हैं या नहीं है? देखिए मैंने आपसे क्या कहा, इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण है ब्रजेश जी, अब घुमाओ मत, आपने एमआईएम कह दिया, घुमा नहीं रहे। अब आम आदमी पार्टी पर भी ओपिनियन घुमा नहीं रहे। ये उत्तर प्रदेश जानता है कि जब ओवैसी उत्तर प्रदेश आते हैं, बीजेपी के लोग घी के दिए जलाते हैं, क्योंकि उनको पता है सारी बात। आम आदमी पार्टी किसकी भी फिर से इस बात को कह रहे हैं, कोई भी पार्टी हो। टीएमसी भी पूछ लीजिए, टीएमसी के बारे में भी आजकल कह रहे हैं। समय सबसे ज्यादा जरूरी जो भारतीय जनता पार्टी के परम मित्र हैं अडानी जी, जो देश को लूट रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ खड़े होने की जरूरत है, देश को बचाने की जरूरत। मैं पूरा बुला रहा हूँ, आप उत्तर भाग रहे हो। इस समय जो बड़ी लड़ाई है, थैंक यू, उसके लिए एक होने की जरूरत है। ये आप अपने इंटरेस्ट में स्टेटमेंट दे रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको 24 में लड़ना है, आपको दिल्ली में ताकत चाहिए, इसलिए आप पवित्रता के शब्द, वरना कांग्रेस से ज्यादा लांछन कोई नहीं लगाता, आप लांछन लगाने में सबसे आगे रहते हो। इस समय आपका इंटरेस्ट टकरा रहा है ना, इसलिए आप पवित्रता वाली बात कर रहे हो। मुद्दा देश का है, ये मुद्दा देश के हित में। जब गरियाते हो दूसरों को तो देश का मुद्दा नहीं होता। ये मुद्दा सवाल जो पत्रकार करते हैं उनको जेल भेज। कालीचरण स्नेही जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने चिंतक हैं। बहुत शुक्रिया आपका स्नेही जी, काफी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आप उम्मीद करता हूं कि आपने होली अच्छे से मनाई होगी। ये बहुजन समाज पार्टी के बारे में एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, एक परसेप्शन बन रहा है जनता के बीच और विशेष तौर पर इस पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स के बीच कि ये पार्टी के लोग या इस पार्टी के कैंडिडेट बीजेपी तय करती है और बीजेपी के साथ मिलकर या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। दलित समाज क्या सोचता है जब इस तरह के आरोप लगते हैं? तो देखिए, अभी हमने चौधरी साहब का वक्तव्य सुना, सपा का भी सुना, कांग्रेस ने भी बड़े संयत बात अपनी रखी है। असल में बात यह है कि ये पूरा प्रायोजित है कि बीएसपी को सीन से बाहर रखा जाए। ये पूरी तरह से हम दलित वर्ग के लोग जानते हैं कि सपा और भाजपा को लड़ाई में दिखाया जाता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे स्थानीय चुनाव हो, जो भी चुनाव होते हैं, क्योंकि उनको आसान लड़ाई रहती है। सबसे बड़ा खतरा तो बीएसपी से ही है। इसको भाजपा जानती है और सपा भी जानती है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई यदि मुकाबला कर सकता है, वो बात सही है कि इस समय सीटों की कमी है, वो बात अलग है, लेकिन वोट प्रतिशत में ज़्यादा कमी नहीं है। तो मीडिया और सब इस तरह से बने एक सीन से बाहर रखते हैं। तो ये एक साजिश है कि फिर बीएसपी को किनारे कर दिया जाए, क्योंकि अभी नहीं तो बाद में भी कहते हैं कि भाई जो बीएसपी का उम्मीदवार जीत भी जाता है तो बाद में बहन जी जो है सब भाजपा को समर्थन दे देंगी, जिसमें कि जो वोटर है वो भ्रमित हो जाए। तो ये जानबूझ करके एक साजिशन किया जाता है। इसको दलित वर्ग जानता है, जनता भी जानती है। अब देखिए, अभी इसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है जब इस तरह का नैरेटिव गढ़े जाते हैं बीएसपी के खिलाफ, तो इसका इम्पैक्ट भी कुछ पड़ता है या फिर ये एक चट्टान और स्टील वोट बैंक है जो अब घट के 12.5% पे आ गया है? नहीं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो थोड़ा पड़ता है, लेकिन ये असली बात ये है कि अब इन जो बारीकी है इसको भी लोग समझने लगे हैं। हम सभी जानते हैं कि देखिए, एक विषय और मैं समझना चाहता हूं कि बीएसपी का कैडर हो या सपोर्टर, इन दिनों जब उससे बात कीजिए थोड़ा मायूस दिखता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, वो तो स्वाभाविक है। देखिए, जब मीडिया और सारा तंत्र जो है मिल करके सीन से बाहर रखने की कोशिश करेंगे, तरह तरह से लांछित करेंगे, तरह तरह से अफवाहें फैलाएंगे, जबकि ये सही बात, देखिए बीएसपी से चुनाव लड़ने में चाहे भाजपा हो कोई भी हो, उसको दांतों पसीने आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आसान लड़ाई उन्हें ये दिखती है,
इसलिए वो अपना नैरेटिव गढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी भी डिबेट में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, एक बार फिर आरोप लगा और इस बार बहुत सीरियस मसला है, क्योंकि अब तक कभी अखिलेश यादव ने डायरेक्टली इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दिए, लेकिन मैंने देखा कि सीतापुर में संडे को उन्होंने एक ओपन फोरम पर एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि बीजेपी की बी टीम है और उनके कार्यालय से, बीजेपी कार्यालय से बीएसपी के कैंडिडेट तय होते हैं। ये बात तो देखिए सही है कि जो ए टीम होती है वो चुनाव के लड़ते समय बहुत सारी बी सी डी टीम रखती है, बहुत सारी पार्टियां रहती हैं। आज भी इस देश में और उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए बहुत सारी छोटी पार्टियां बैटिंग कर रही हैं। लोग उनका नाम जानते हैं। कुछ लोग सत्ता में रह के बैटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग विपक्ष में रह के बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। तो बीजेपी ताकत में है और वो चाहती है कि कुछ वोट कट जाए और कुछ वोट मिल जाए, सत्ता बनी रहे, उसके लिए अपने समीकरण बैठाती है। इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अखिलेश यादव और मायावती 19 में मिलकर साथ लड़े थे लोकसभा का चुनाव। उनके दोनों के लिहाज से परिणाम बहुत बेहतर नहीं था, लेकिन बीजेपी डर गई थी। अब की बार 2022 का चुनाव हुआ विधानसभा का, तो वो अलग अलग लड़े। अब 2024 में लोकसभा का जब चुनाव होगा तो फिर अब तो एक होने कोई उम्मीदें नहीं है ये सब बयान के बाद। तो अब वोट बंटने का भी फायदा है, इसका फायदा लेगी बीजेपी को मिलेगा, सीधा फायदा है। कांग्रेस के पास एक सांसद लोकसभा से है, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। अब ये रायबरेली अमेठी भी पता है कि लड़ावे कैंडिडेट ढूंढना इनके लिए मुश्किल है। जीत हार तो बात की बात है। तो बात तो सही है कि अब राजनीति में समीकरण इसीलिए बनाए जाते हैं, कभी जीतने के लिए, कभी तोड़ने के लिए, कभी हारने के लिए। ब्रजेश जी, मायावती के ऊपर बहुत सारे आरोप हमेशा से लगते रहे हैं। विपक्ष में बीजेपी भी लगाती है, सपा भी लगाती है। मायावती जब सत्ता में थी तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्होंने अंबेडकर स्मारक बनवाए, तब भी उनके ऊपर घोटाले का आरोप लगे। उन्होंने नोटों की माला पहनी तो लोग कहने लगे ये दौलत की बेटी हैं। बीजेपी ने और सपा ने, तमाम पार्टियों ने उन पर आरोप लगाए। लेकिन 2014 के बाद से, जब से मोदी का प्रादुर्भाव हुआ राष्ट्रीय राजनीति में, बीएसपी के लिए संकट कहा जाए एक तरह से, उनके वोट बैंक पर इन लोगों की नज़र है और उस वोट को अंबेडकर के बहाने अपनी ओर खींचने की कोशिश होती रही। समाजवादी पार्टी भी उसमें पीछे नहीं, अखिलेश यादव भी अंबेडकर का गुणगान करते हैं। अब लेकिन दुर्भाग्य की बात ये देखो कि वोट तो भाजपा ले गई और पार्टी के सब नेता सपम चले गए बसपा के साथ, ये हुआ। अब अखिलेश यादव कह रहे भाई नेता तो आ गए, कुछ वोट भी ले आओ अपने समाज का, तो वो भी लोकसभा के लिए परीक्षा की घड़ी है। इसलिए मायावती के वोट में सेंधमारी की कोशिश होती रहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब मोदी 2014 में प्रधानमंत्री नहीं थे, तब भी उनके 3 बहुत बड़े प्रशंसक थे और उसमें राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह यादव और मायावती का नाम लिया जा सकता है। और राजनाथ सिंह आज भी उन्हीं के, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब मोदी प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित हुए उनकी पसंद से। मुलायम सिंह उनकी कई बार मंचों से तारीफ कर चुके हैं मोदी की। और मायावती भी जब मुख्यमंत्री थी तो गुजरात में उनका प्रचार करने के लिए वो गई थी। तो ये सियासत में समीकरण बदलते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। अटल आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हुआ करते थे, उनका बहुत सारे पार्टियों के नेता सम्मान करते थे। बहुत सारी चीज़ें बदलती रही हैं, लेकिन एक बात जरूर है, विपक्ष को याद रखना चाहिए जी कि जिस देश में धर्म सबसे बड़ा हो, वहाँ रामचरितमानस का अपमान करके बीजेपी के लिए खुला मैदान न छोड़ो। उसके बाद तो आपका नुकसान तय है अगर ये सब पे लड़ाई। अब तो कर दिया, चलो अखंड रामायण पाठ सब पंडित जी बिजी हो गए, सुने गांव गांव बीजेपी ने करने जा रही है नवरात्र में, बजट भी दे दिया अच्छा खासा। हाँ, अब उसके लिए तो ये सबसे बड़ी बात है कि जब विपक्ष कहता है कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी है, महंगाई है, बेरोजगारी है,
तब बीजेपी ये कहती है कि भाई सब ठीक है, ये बताओ मोदी का विकल्प कौन है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है आपके पास। ये एक बड़ा एडवांटेज है बीजेपी के साथ। और ये बात बीजेपी जानती है कि अगर मायावती और अखिलेश एक हो जाएं तो ये लोकसभा उनके लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। मतलब कहते हैं ना कि वो चने चबाने की तरह हो जाएगा, लोहे के, कठिन हो जाता है। ऐसा नहीं, बीजेपी बड़ी आराम की सांस ले रही है कि अखिलेश और मायावती लड़ रहे हैं। तो ये अंबेडकर स्मारक के नाम पर बीजेपी देखिए काम कर रही, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उसने तमाम शुरू कराए, फिर अनाज दे ही रही है, सिलेंडर दिया, किसान के 500 रुपया दिया, शौचालय दिया, सब प्रधानमंत्री आवास। तो ये गरीब तबके के लोग उसमें ज़्यादा लाभ ले रहे हैं और वो उनके वोटर के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं जी। बड़ी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ और कहूँगा कि कौन सा ऐसा दल है जिसमें टिकट के बदले रुपया नहीं चलता। लोग मायावती को बदनाम करते रहे, टिकट के बदले रुपया लेके टिकट दिया जाता है। सब दल में कहीं जो है कोई बदनाम हो गया और कोई जो है इतना सब जानने के बीएसपी बाद अकेली ऐसी पार्टी जो कारपोरेट फंड नहीं लेती है, बड़े कंपनियों से नहीं लेती है। अब ये जरूर बात है, इस समय थोड़ा मार्केट रेट डाउन चल रहा है, उतना कैंडिडेट और दलों में पैसा नहीं देने की तैयारी में है। लेकिन पैसा तो सब दल लेते हैं टिकट के बदले। रातों रात तमाम जगह ज्वाइनिंगें होती हैं और टिकट कैसे दिया जाता है, इसीलिए तो दिया जाता है। और वो ठेल के पुराने नेताओं को भगा देते हैं, नए नेता आगे आ जाते हैं। काका हाथरसी एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, उनकी 4 लाइनें सुनिएगा कि जब दल बदल कर आए नेता नंदूलाल और पत्रकार करने लगे उलूल जुलूल सवाल, और राशन की दुकान पर देख भयंकर भीड़ और लाइन में धक्का मार कर पहुंच गए बलबीर, ले लिया नंबर पहला और खड़े रह गए निर्बल बूढ़े बच्चे और महिला। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दल बदल हर जगह होता है। बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट उपलब्ध कराने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डिबेट के पहले चरण में समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी पे गंभीर आरोप लगाए गए कि उसने बीएसपी के कैंडिडेट्स अपने यहाँ से तय करते हैं और इसके लिए एविडेंस और कुछ तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। मनीष शुक्ला उसका जवाब देना चाहते हैं, बताइए मनीष जी। देखिए ब्रजेश जी, अगर आप रिवाइंड करेंगे तो मनोज जी ने जो एविडेंस दिया है उसकी चर्चा मैंने पहले ही कर दिया। मैंने तो जो एग्जाम्पल दिया था यही दिया था। आजमगढ़ और रामपुर का चुनाव साथ साथ हुआ। बीएसपी ने आजमगढ़ का चुनाव लड़ा तो भी सपा हार गई, रामपुर में नहीं लड़े तो भी हार गई। देखिए मूल विषय यह है कि 2014 के बाद देश की राजनीति विकासोन्मुखी हुई है। अब सड़क, बिजली, पानी और जो मूलभूत सुविधाएं हैं समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रही है। इसकी काट जिन्होंने जीवन भर जाति और धर्म की राजनीति की, उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। और आत्मविश्लेषण करने का साहस न श्री अखिलेश यादव के पास है और न ही सुश्री मायावती जी के पास है। तो किसी एक के ऊपर ठीकरा फोड़ना है। 2019 में तो साथ साथ चुनाव लड़े। आप ये मशविरा दे रहे हैं कि मायावती को आत्मविश्लेषण करना चाहिए? नहीं, दोनों लोगों को, सबको करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को भी करना चाहिए। और हम आपके साथ डिबेट पे रहे हैं। दिल्ली के चुनाव के दौरान हमने कहा कि हम आत्मविश्लेषण करेंगे। चुनाव अगर हमारे तो हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको ध्यान में हो तो हम आपके साथ थे, दोपहर का समय था, तो सबको करना चाहिए। और जब अगर आप दूसरे पे ठीकरा फोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे आने वाले दिन आपके ठीक नहीं है। दूसरी बात देखिए, जो जातिवादी दल है, धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, और परिवारवादी दल है, अंत उनका इसी तरह से सुनिश्चित होता है कि अंत में ये पार्टियां समाप्त हो जाती हैं, जैसे कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अब कांग्रेस के दिन इतने बुरे हो गए हैं कि राहुल गांधी को विदेशियों से जाके साठगांठ करनी पड़ रही है, देश की अर्थव्यवस्था पर चोट करनी पड़ रही है, पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलनी पड़ रही है। हिडनबर्ग का जो आरोप लेके लोग बैठे हैं, वो हिडनबर्ग अभी अमेरिका के 2 बैंक डूब गए, उस पर उसके पास रिपोर्ट नहीं थी। हाँ, भारत के पास भारत की संस्थाओं के बारे में उनकी रिपोर्ट है। और एक बात क्या कि मैं समाप्त करूंगा, भारत की संस्थाएं, चाहे चुनाव आयोग हो, न्यायपालिका हो, सीबीआई हो, ईडी हो, या जो भी हम संवैधानिक संस्थाएं हैं,
कांग्रेस का उस पर भरोसा नहीं है, हिडनबर्ग पे भरोसा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका मनोज काका। ये तो सबूत के साथ बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम एविडेंस दे रहे हैं कि हमारा बीएसपी से कोई मतलब नहीं, और बीएसपी भी अपने बारे में आत्मावलोकन करें। वैसी बात सही है, आपको अपने बारे में विश्लेषण क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, निश्चित रूप आप से। क्यों भागते हैं? आईना देखिए, विश्लेषण करिए। निश्चित हमारी टीआरपी कम होती है तो हम तो बैठ के चर्चा करते हैं, कमी निकालते हैं अपनी, कहाँ कमी हो गई। देखिए मनीष भाई ने लंबा व्याख्यान दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि भैया बोलो, यहाँ बोलने की तो छूट है इस डिबेट में। नहीं, इकलौती डिबेट है देश की जहाँ बोलने की छूट है। इन्होंने कहा कि आत्मावलोकन करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। निश्चित रूप से हर हार का जो है कि विश्लेषण होना चाहिए और हर जीत का जश्न होना चाहिए। इन्होंने एक बात और कही कि 2014 के बाद से जो विकासात्मक राजनीति हुई है, हाँ इन्होंने यही बोला, विकासोन्मुख बोला, विकासात्मक मैं कह रहा हूं। मैं इनसे ये पूछ रहा हूं, इसी लखनऊ में एक काम 6 साल के सरकार का कोई एक काम अगर बता दें। यही मनीष भाई हमारे साथ एक डिबेट में थे और मैं इनसे पूछा, रिवर फ्रंट पर डिबेट था, अखिलेश यादव जी के किए गए विकासात्मक कार्य पर था, वहीं बगल में जेपीएनआईसी था, बगल में मेट्रो कार थी। और जब मैं इनसे पूछा कि कभी भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई विकास कार्य किया है, इन्होंने जानते हैं साहब क्या बताया? इन्होंने जानते हैं साहब क्या बताया? इन्होंने बताया कि हजरतगंज से लेके चारबाग तक का हमने सड़क बनवाई है। ये है इनका विकास। आज विकास आप कहां देखेंगे? 400 का सिलेंडर 1100 का हो गया, उसमें विकास आप देखेंगे। डीएपी नाइट्रोजन की कीमत बढ़ गई, उसमें देखेंगे। अभी फतेहपुर में क्या हुआ है देखेंगे। एक मिर्जापुर का पत्रकार जब दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों प्राथमिक विद्यालयों में, उठा ले गए, सुन लीजिए, प्राथमिक विद्यालयों में नमक रोटी खिलाई जाती है, उसको जेल भेज दिया गया। दुखद है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। वो कैंसर से पीड़ित था, उसकी मदद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। आज एक पत्रकार ने एक सवाल कर तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने जेल भेज दिया। तो जो सरकार पूरी तरह से अलोकतांत्रिक हो, आप मोदी जी का, आप अपनी हार का विश्लेषण करने के बजाय गगरी मायावती के दरवाजे पे क्यों फोड़ाते हैं? देखिए, आप गगरी जब फोड़ने की बात करें तो अब मैं आ रहा हूं, थोड़ा और सुनिए आगे। यही 2022 के चुनाव में बस बीएसपी के जिला अध्यक्षों ने हर विधानसभा सीटों पर जानते हैं क्या लेटर जारी किया? और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का दलित और दमित सबसे ज्यादा वोट किया है समाजवादी पार्टी को, लेकिन क्या मैसेज दिया बीएसपी ने? सुनिए, हर विधानसभाओं ने बीएसपी ने एक लेटर जारी किया कि आप अपना वोट समाजवादी पार्टी को न दें, बीजेपी से हमारी बात हो गई है और बीजेपी आगामी चुनाव में बहन जी को राष्ट्रपति बनाएगी, इसलिए आप धीरे से अपना पूरा वोट बीजेपी। ये कहां से डिस्कवरी करके लाए? अरे मैं ये लेटर दे दूंगा आपको। ओके, मैं धर्मवीर चौधरी बहुत शुक्रिया, आप रुकिए। उसके बाद चुनाव थे राष्ट्रपति के, आप भी जान दो सवाल है मेरे पास धर्मवीर जी, में चला। बहुत शुक्रिया, आप थोड़ा कॉपरेट करें, दूसरों को बोलने दें। धर्मवीर जी, दो बातें निकल के आई। एक तो बीजेपी भी कह रही है आपसे कि आप अपनी थोड़ा आत्मविश्लेषण करो, मतलब और कोई कहे तो ठीक बात, अब ये कहेंगे तो भी बुरा तो लगना ही चाहिए, आपको जरूर लगा होगा। दूसरा, ये मनोज काका पता नहीं कौन से डिस्कवरी करके लाए, कह रहे चिट्ठी जारी हुई थी। मनोज काका को तो एक्चुअल आगरा भिजवा दीजिए आप, क्योंकि ये जब मानसिक संतुलन खो रहे हैं तो इस पर तो मेरे पर तो कोई इलाज नहीं है इनका। ऐसे ही इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मानसिक संतुलन खो रहे हैं। मैं बहुत और मानसिक संतुलन आपके बीच में बोले नहीं हो मनोज जी, मानसिक संतुलन ये मनोज जी आप गलत कर रहे हो। मनोज जी, जब ये हार का आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपको संयम बरतना चाहिए, इनको हार संयम बरती है और उस हार के कारण जो है सिर्फ धर्मवीर चौधरी जी को लिया जाए कर रहे हैं, क्योंकि 2019 में, मनोज जी गलत, 2022 में, 2024 में ये हारने वाले हैं। ब्रजेश जी, इनकी ये हताशा दिखाई दे रही है, क्योंकि इनको जो है इनकी 5 सीटें आई थी गठबंधन के बाद भी, और आज ये कहां खड़े हुए हैं ये आप देख लीजिए। और अभी मनीष जी कह रहे थे कि क्षमता विकसित करो, आप गलत कर रहे हैं। अच्छा मैसेज नहीं जाता आपने हरवा दिया जो आप कर रहे हो। जब हम रामपुर लड़ते हैं तो कहते हैं आप नहीं लड़े तो आपने हरवा दिया। तो ये मानसिक दिवालियापन है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और ये राजनीतिक तौर पर हाशिए पे चले गए हैं, मैं आपको बता दूं। और जो रिवर फ्रंट विकास की बात कर रहे हैं उसकी जांच चल रही है, वो तो माननीय शिवपाल यादव जी भले आदमी हैं, उनको बहला फुसला करके फिर इन्होंने ले लिया, नहीं तो डिंपल यादव अभी मैनपुरी हार जाती। लेकिन वहां पर बीजेपी का और समाजवादी पार्टी का अंदर से गठबंधन था, इसीलिए बीजेपी ने वहां कैंडिडेट ही नहीं सर आप गरियाते भी और फिर कहते हो कि इनका गठबंधन भी है, ये दो चीज एक साथ कैसे? एक तरफ कह रहे हो कि ये बहुत खराब लोग हैं, दूसरा कहते हैं गठबंधन है इनका,
नहीं नहीं, कौन खराब? ये तो खराब, बीजेपी कौन सी दूध की धुली हुई है? बहन बीजेपी कह रही है कि आपको आत्मविश्लेषण करना चाहिए, आपको आत्मचिंतन करना चाहिए। मनीष शुक्ला ने मुंह पर बोला है, मुंह पर कहा है। आत्मचिंतन तो बीजेपी को करने मनीष की जी रुको, आवश्यकता उनकी बात है। आने दो। ये मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं। इन्होंने आलू किसानों को मिट्टी में मिला दिया। यहां पर जो है मोदी जी ने कहा मेरी तपस्या में कमी रह गई, 750 किसान मर गए, उनको मिट्टी में इन्होंने मिला दिया। आज बेरोजगार, शिक्षा भर्ती घोटाला, ये सब जो है मिट्टी में सबको मिला रहे हैं। तो आत्मचिंतन करने की आवश्यकता तो मनीष जी को है, इनकी सरकार को है कि ये बलात्कारियों को बचाते हैं, खड़े हो सर और उनको सलाह दे रहे हो, लोगों को बचाते हैं, उनकी पार्टी ये के पास अपराधियों को 273 महिमा एमएलए मंडित हैं करते और हैं। आपकी पार्टी का एक एमएलए आपकी शख्स से उनको सलाह दे रहे हो। आज जो है देख ब्रजेश जी, ये कभी दो एमपीओ की पार्टी हुआ करती थी, तो ये छोड़ दीजिए आप, ये तो समय का चक्र है। आज जो है इनके पास में एमएलए हैं, तो ये जब हमारी 2007 में सरकार थी तो बता दीजिए इनके पास कितने एमएलए थे और कितने एमपी थे। 40-45 समय का चक्र है, राजनीति में हार जीत फिर भी ये 40-45 लेकिन ये सैद्धांतिक लोग नहीं है, ये गठजोड़ करते हैं माफियाओं के साथ में। आज इनके 45% से ज्यादा सांसद दागी हैं और इनके जो है 22 मंत्री दागी हैं, इनके जो है 125 एमएलए दागी हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अंशु अवस्थी सुशासन की बात कर रहे अंशु हैं, अवस्थी, किस मुंह से विकास की बात कर रहे हैं? कुछ आपकी पार्टी महंगाई अपने चरम पर जा रही है, आप उस लॉ एंड ऑर्डर खराब है उत्तर प्रदेश का। मैं आपको मौका देता हूं कि आप पहले अपनी बात करिए। थैंक यू रामायण के पाठ कराने चौधरी जी, शुक्रिया। अब आप कांग्रेस का पक्ष सुने, बोलिए अंशु जी। देखिए ब्रजेश जी, मनीष शुक्ला जी जो बात कर रहे थे, दरअसल कांग्रेस के आरोप लगाए थे। अहंकार है, ठीक है, जनता ने तो आपको वोट दिया था, आपने कहा था नौकरियां देंगे, महंगाई कम करेंगे। 400 का गैस सिलेंडर था, सर पर रखकर घूमते थे, आज वो 1100 साढ़े 1100 का हो गया। तो ये अहंकार है, ठीक है, जनता इस अहंकार को भी देख रही है। दूसरा, जो बी टीम सी टीम की बात चल रही है, जो भी इस उत्तर प्रदेश के मुद्दों की बात नहीं कर रहा है वो सभी बी टीम है। जो नौजवानों के मुद्दे पर आवाज संघर्ष नहीं उठा रहा, महंगाई पर संघर्ष नहीं कर रहा है, वो बी टीम है। कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही। हमारा 13 मार्च को प्रदर्शन था और ये प्रदर्शन इसीलिए था कि महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करते हो, अच्छी बात है। दूसरा, ब्रजेश जी, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर दूं, मेरा अभी जवाब पूरा नहीं हुआ। ओके। मनीष शुक्ला जी राहुल गांधी जी को बड़ी बात कर रहे थे। ये इनकी डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ पे कहते हैं कि राहुल गांधी कुछ है नहीं, और दूसरा तरफ राहुल गांधी बोलते हैं तो पूरी पार्लियामेंट, पूरी सरकार पीछे पड़ी हुई। 2 दिन से तो आप नहीं चल बताइए पा ना, रही। अरे क्या राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान में पैदा होना अपने आप में कलंक है? अरे आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा था। भारत का अपमान तो आप कराते हैं। एक उद्योगपति को बचाने में इतनी ज्यादा चिंता क्यों है भाई? 609 नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच गया, उसकी जेपीसी नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी पार्टी की यूपी में कोई चिंता है? नहीं, हिंडनबर्ग को लेकर बात कर रहे हैं। 609 नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के लोगों की आय आधी हो गई। अरे सच आपका पता है, अडानी की यारी ये भारी पड़ेगी, देश के लोग देख रहे हैं। 1150 में सिलेंडर बेच रहे हो आप, सर, आप एक बात सुन लो, बेच रहे हो अंशु, और अडानी को एयरपोर्ट दे रहे हो, अडानी बड़ी को काम की बात सुनाता हूं दे रहे हो। आपको। सुनो, आपका 400 का सिलेंडर लेते समय पब्लिक चिल्ला रही थी और आपको गरिया रही थी। इनका 1150 का सिलेंडर पब्लिक ले रही है और मुस्कुरा रही है। मुस्कुरा नहीं रही है, मुस्कुरा नहीं रही। देखो, आप 400 में नहीं बेच पा रहे थे, 1150 में बेच रहे हैं, पब्लिक खुश है। जनता में भारी नाराजगी। ब्रजेश जी, आपका चैनल तो जमीनी चैनल है, जनता के मुद्दों पर हमेशा बात करता है। जनता भारी गुस्से में है और आप समय आने दीजिए। इनको कालीचरण जी, जनता क्या सोच रही? थोड़ा कालीचरण जी देखो, न्यूट्रल आदमी है, उनकी बात सुनो आप। कालीचरण जी, जनता क्या सोच रही है? 400 में चिल्ला रही थी और 1100 में मुस्कुरा के ले रही है। असल में देखिए कि जो जनता है वो ना 400 का खरीद पा रही थी, ना 1100 का खरीद पा रही है। वो तो बेचारी मजदूर है, सर्वहारा है, कहीं हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में पड़ी हुई है, अपनी रोटी रोजी का जुगाड़ कर रही है। और सरकार अपना अमृत महोत्सव में मगन है। माने किसी भी सरकार के लिए जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हो रहा हो, वहाँ हमको या सरकार को क्या करना पड़ रहा हो, रोजी रोटी मुफ्त में देना पड़ रही हो। माने हम क्या, कौन सा देश बना रहे हैं? हमें एक मजबूत देश बनाना है, लेकिन हमने भूखे रख करके
ये कह दिया कि हमारे तुम 2,000 रुपये पर डिपेंड रहो, हमारी प्रतीक्षा करो, हम तुम्हें देंगे खाने पीने के लिए। आखिरकार जब तक सारे लोग मजबूत सर नहीं होंगे, कोई पूरा ऐसी देश बड़ी मजबूत नहीं पॉलिटिकल होगा, पार्टी कैसे नहीं है होगा? जो सत्ता में ना रही हो, सब रहे हैं, पर गरीब तो वैसे ही उसी हालत पे है ना। नहीं वो तो कौन ठीक, सा उसके जिंदगी बदली है? नहीं वो तो ठीक, नहीं वो बदली नहीं, लेकिन फिर भी जब हम देख रहे हैं कि सरकार का ये दावा है कि भाई हम मजबूती से काम कर रहे हैं, इतना बड़ा बहुमत दिया है, तो आखिरकार जनता की हालात सुधारने के लिए ही तो है। बहुत जनता शुक्रिया को सर। जमीन का बंटवारा होने का एक पुराना मसला पड़ा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार आपने प्रकट मुझे करता हूँ अवसर इस दिया, इसके लिए परिचर्चा बहुत में। धन्यवाद। आप सब ने अपनी हिस्सेदारी की और अपनी अपनी पार्टियों का और अपने अपने विचार रखे, बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।